नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव वाइज में। यदि आपने लोन लिया है, आपका ईसीएस आज का जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस। जैसे इस सेक्शन 25 मतलब होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 जो 2007 में इशू हुआ था। आजकल के समय में डिजिटल लैंडिंग का ज़माना है। ऑनलाइन लोन आपको बड़े आसानी से मिल जा रहा है, ऑनलाइन आपको लोन मिल जा रहा है, ऐप से लोन मिल जा रहा है, प्री अप्रूव्ड लोन मिल जा रहा है। तो लोन तो आप ले लेते हैं। लोन लेने के बाद दो परिस्थितियां बनती है। एक तो या फिर आप दे देते हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। यदि नहीं दे पाते हैं और जो आपने परमिशन दे रखा है ऑटो डेबिट, लोन लेते समय आपसे कंपनियां ऑटो डेबिट का परमिशन मांगती हैं, ईसीएस मैंडेट का। हर महीने जैसे आपने लोन लिया, हर महीने उसकी किस्त का भुगतान करने के लिए आपको एक जैसे जो बहुत लोग कहते होंगे सर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने ऑथराइज किया होता है। ऑथराइजेशन उसमें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको ऑथराइज किया होता है, उस पर आपकी अनुमति ली होती है। तो जो अनुमति ली होती है, ईसीएस भुगतान की अनुमति ली जाती है, जिसको ऑटो डेबिट कहते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट में, हम कंपनी के बैंक अकाउंट में आपके यहाँ से अमाउंट कट के ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी विषम परिस्थिति मतलब आपके अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है। विषम परिस्थिति मतलब जॉब लॉस हो जाना है, या फिर दुर्घटना हो जाना है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, व्यापार में घाटा हो गया, पैसे नहीं रहे, पर्याप्त राशि आपके अकाउंट में नहीं है। तो जो परमिशन आपने दिया है जिस टाइम डेट पे, उस डेट को आपके अकाउंट में ईसीएस बाउंस हो जाएगा। तो ईसीएस बाउंस हो जाएगा क्यों? क्योंकि आपके पास पर्याप्त राशि नहीं थी। उसके बाद एक ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी। आपका अकाउंट 3 ईएमआई के बाद एनपीए में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत आपको कानूनी नोटिस भेजी जाती है बैंक के पैनल के एडवोकेट के माध्यम से। ये नोटिसें जो होती है एडवोकेट की नोटिस होती हैं। इसमें लिखा होता है साफ साफ आपकी इतनी ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, आप 7 दिन से 15 दिन के अंदर में पूरे अमाउंट को जमा कर दीजिए और अपने अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए। तो ये प्रक्रिया होती है। नहीं अगर करते हैं, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, उस कंडीशन में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और केस दर्ज किया जाएगा। केस का मतलब कोई एफआईआर नहीं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसी नोटिसें आते ही आप डर जाते हैं कि अरे ये तो नोटिस आ गई, अब क्या करें, ये तो एडवोकेट का नोटिस है, अब नहीं दे पाएंगे तो मुझे जेल जाना होगा, बेल करना होगा, बहुत सारी बातें होने लगती हैं। आपके मन में बहुत सारे डर पैदा हो जाते हैं। तो आपको ये जान लीजिए, कोर्ट में केस होता है तो कोर्ट में केस ज़्यादातर देखें, आप हैं दिल्ली के, आपका केस होगा कलकत्ता में, आप हैं कलकत्ता के, आपका केस होगा अहमदाबाद में, आप अहमदाबाद के हैं, आपका केस होगा जयपुर में। ज़्यादातर आपके निवास स्थान जहाँ पे आपने लोन लिया है वहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर पे ही आपका केस होता है। और ये इतना दूर करने का मतलब मेंटली हरासमेंट, आपको लगता होगा हर तारीख पे जाना होगा, बिल कराना होगा। ये ठीक है, जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, मैं आगे के प्रोसेस बता रहा हूँ। कलकत्ता में आपके वहाँ पे केस हो गया तो आप डर जाते हैं, ये तो कोर्ट का मैटर है, अब क्या करें। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 25 का आज डर ही समाप्त कर दे रहे हैं। पहले तो एक ईएमआई का एक केस होता है, आपने लोन लिया है डिफॉल्ट का, एक ईएमआई का एक केस होता है। अगर आपने 1, 2, 3 ईएमआई डिफॉल्ट कर दें तब आपको डिफॉल्ट के बाद 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद ही लीगल नोटिस आती है। उसके बाद ही उस लीगल नोटिस जो बैंक के पैनल के एडवोकेट की तरफ से आते हैं उसका आपको रिप्लाई जरूर देना है। रिप्लाई एडवोकेट के माध्यम से आपको दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है, सेक्शन 25 का केस अगर आपके ऊपर हो जाता है, मान लीजिए कलकत्ता कोर्ट में आपके नाम पे सेक्शन 25 का केस, इस समय तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जो कि कलकत्ता में पर डे जा करके वहाँ पे बिल कराना होता है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, अपने पैनल के हमारे जो एडवोकेट हैं मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, आपकी पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करवा दूंगा। आप जाएंगे
अपने सिग्नेचर करेंगे, वकालतनामा पे सिग्नेचर करेंगे, सेम डे बेल हो जाएगी, एकदम इजी सेम डे बेल हो जाएगी। तो पहले क्या होता है, प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आता है। प्री कॉग्निजेंस के नोटिस पे तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है, प्री कॉग्निजेंस नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सम्मन की प्रक्रिया किया जाए। क्योंकि बहुत लोग कोर्ट की नोटिस आने के बाद डर जाते हैं कि ये क्या है। प्री कॉग्निजेंस मतलब केस होने के पहले आपको बुलाया जा रहा है, आप अपनी बात को रखिए, आपने उसको इग्नोर किया, उसके बाद आपको आएगा सम्मन। सम्मन का मतलब होता है बुलावा पत्र। कोर्ट के माध्यम से आपको बुलाया जाता है कि आपको अपनी बात को रखिएगा, सम्मन की प्रक्रिया हो जाती है। सम्मन को आप अगर इग्नोर कर देते हैं, सम्मन आने के बाद मेल पे भी आएगा, व्हाट्सएप पे भी आएगा, रजिस्टर्ड डाक से भी आ सकता है, थाने से भी आ सकता है, तो बुलावा पत्र आता है। अगर आप कोई बहुत दूर है, कैसे जाएं, नहीं जा पाएंगे, कोलकाता नहीं जा पाएंगे, तो आप एडवोकेट के माध्यम से भी, आप हमारे माध्यम से भी, या फिर हमारे पैनल के एडवोकेट के माध्यम से भी आप उसकी तारीख को आगे बढ़वा सकते हैं कि एडवोकेट के माध्यम से कि हाँ ये मैं इस तारीख पे नहीं आऊँगा, नेक्स्ट डेट में जो भी प्रोसेस होगा उसको हम करेंगे, उसके आगे की नेक्स्ट डेट के लिए। उसके बाद और एक बार तो देखिए जाना तो पड़ता है, क्योंकि केस हो गया है, तो एक बार वकालतनामा बेल कराने के लिए प्रेजेंट तो होना पड़ेगा। उसके बाद आपके बिहाफ पे वकालतनामा आप सिग्नेचर कर देते हैं, तो आपके बिहाफ पे आपके पैनल, आपके एडवोकेट आपके प्रोसेस को वहाँ पे करेंगे। ये काम होगा वकालतनामा के बाद। अगर आपने सम्मन को भी इग्नोर कर दिया, नहीं गए, या फिर कोई विषम परिस्थिति रही होगी, ना जा पाए, आप बीमार ही हो गए, आप जिस दिन डेट था आप नहीं जा पाए, बीमार हो गए, उसके बाद विपक्ष के जो वकील होते हैं, जो विपक्ष मतलब कंपनी के जो वकील होते हैं, वो क्या कहते हैं, मैंने सम्मन की प्रक्रिया किया, सम्मन की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक ये नहीं आए। उसके बाद अब इसको बेलेबल वारंट, सम्मन के बाद बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाए। तो बेलेबल वारंट इसमें क्या होता है, थाने पे आपके इन्फॉर्म करके, बैंक थाने की पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी आपके नाम पे बेलेबल वारंट इशू है, आप जाइए बेल करें। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि बेलेबल वारंट इशू हो गया तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेलेबल वारंट पे आपको इन्फॉर्म करेंगे, विपक्ष के वकील वहाँ पे अप्रोच करते हैं, सम्मन हुआ, बेलेबल, और बेलेबल वारंट होने के बाद भी आप जाते हैं तो सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाएगी। उसके बाद आता है, अगर आपने बेलेबल वारंट के बाद भी नहीं जा पाए, नहीं गए या इग्नोर कर दी, उसके बाद इशू होगा, विपक्ष के वकील जज साहब के सामने अपनी बात को रखेंगे कि सम्मन की प्रक्रिया हो गई, बेलेबल वारंट की BW इशू हो गया, उसके बाद भी ये जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, तब उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट, तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता है। तो नॉन अवेलेबल वारंट पुलिस तो अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध तो है नहीं। सिविल का मैटर है, सिविल और क्रिमिनल मिला करके है कि हाँ इसमें बेल करानी पड़ती है, तो बहुत बड़ा ये केस नहीं है। तो पुलिस आती है, आपको इन्फॉर्म करती है कि आपका ये अरेस्ट वारंट है, नॉन अवेलेबल वारंट है, आप जा करके बेल करा लीजिए। तो कभी कभी किसी केस में भी आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करती नहीं है ज़्यादातर केस में, क्योंकि अरेस्ट करेगी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ले जाना, कोर्ट में पेश करना, 24 घंटे में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो पुलिस के ऊपर करना पड़ता है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जा करके, उसके बाद भी NBW के बाद भी आपको सेम डे बेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि NBW इशू हो गया है तो कोर्ट आपसे नाराज़ हो गई कि नहीं यार तो NBW इशू हुआ तब आया, ऐसा कुछ नहीं है, आपका सेम डे बेल हो जाएगी, कोई डरने घबराने की बात है नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास नोटिस आती है तो कोर्ट की अवमानना आपको नहीं करना है, आप एडवोकेट के माध्यम से सेम डे बेल ले लीजिए। आप हमारे पैनल पे एडवोकेट हैं, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आपके पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करवा दूंगा, आप जाइए वकालतनामा पर सिग्नेचर करिए, डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करिए, अपने आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दूंगा, फ़ोटो वगैरह जो भी लगेगा उसको लेके जाइए, आपको सब डॉक्यूमेंट ले करके आप जाएंगे, सेम डे आपकी बेल हो जाएगी। लेकिन इतना दूर तक जाने, नॉन अवेलेबल तक इशू कराने की कोई ज़रूरत ही क्या है, नोटिस आया है, कोर्ट की अवमानना नहीं करना है, सेम डे बेल हो जाता है, एडवोकेट के माध्यम से सेम डे आपको बेल हो जाएगी। और ऐसा नहीं है
कोई बार आप कहते कि नहीं सर, वहाँ पे जब आप वकालतनामा सिग्नेचर करते हैं तो आप एक अधिवक्ता को नियुक्त कर देते हैं कि अब मेरे बिहाफ पे ये एडवोकेट, जो भी आपने वकालतनामा जिनको रखा है उनके बिहाफ पे वकालतनामा लगा देंगे, तो आपके हर डेट पे हाजिरी माफ़ी है, क्या है प्रोसेस, क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कर दिया जाएगा। और उसी बीच आपको एजेंट डराएंगे कि आपके ऊपर केस हो चुका है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको ये हो जाएगा, आपको बेल नहीं होगा, आपको पूरे पैसे देने होंगे। तो बहुत सारी चीज़ डराते हैं, तो ये डरने की बात नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ, पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, और नहीं है तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो करना पड़ेगा। और कानूनी प्रक्रिया के बाद भी लास्ट में होता क्या है? सेटलमेंट। लास्ट में होता ही सेटलमेंट है, इसका लास्ट ऑप्शन ही समझौता है, सेटलमेंट। क्योंकि ये एक सेक्शन 25 का जो केस होता है, मैंने देखा है, अहमदाबाद गए थे, कलकत्ता में गए थे, हमारे पैनल के एडवोकेट हैं अहमदाबाद में है, तो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे आपके जो आपने बेल कराने के बाद, देखिए बैंक को ये ज़रूरत नहीं है कि आपको जेल हो जाएगा तो उनका कोई फ़ायदा हो, और जेल तो होता ही नहीं है। पहली बात तो होता है नहीं, मतलब कि सेम डे तो बेल ही हो जानी है। जेल का तो प्रावधान नहीं है कि नहीं आपने नहीं गया है, BW हो गया तो आपको जेल हो जाएगी। तो बैंक भी नहीं चाहता कि आपको जेल हो जाने से उसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस कंडीशन में बैंक भी जाती है कि इसको समझौता करके क्लोज किया जाए। तो दोनों आपके एडवोकेट, माने जो हमारे तरफ से रहेंगे पैनल के एडवोकेट हमारे, वो और बैंक के वकील से बात करके जो अमाउंट समझ में आएगा दोनों को समझौता करके उसको क्लोज कर दीजिए। केस हो जाने के बाद भी ये सब केसेस में समझौता ही होता है, समझौता ही होगा। तो लोक अदालत लगती है, वहाँ समझौता हो जाता है, उनके एडवोकेट से बात करके कर सकते हैं। एक EMI का तो केस ही है, या फिर आप एक EMI के पेमेंट कोर्ट में जमा करके, DD जमा करके केस को ही डिस्पोज कर सकते हैं। तो जो प्रक्रिया है, जो करना है वो तो करना पड़ता है। वैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। और उसके बाद भी NBW के बाद भी नहीं आते हैं तो PO भगौड़ा घोषित किया जाता है, उसमें बहुत समय लगता है। इतना जल्दी कि नहीं NBW इशू आपको तुरंत PO घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी टाइम टेकन होता है, समय लगता है, प्रोसेस होता है, तब होता है। और लास्ट विकल्प क्या है? सेटलमेंट। लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं तो समझौता ही है। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं तो इतने टाइम के बीच में आप कुछ पैसे इकट्ठा कर ही रहिए, क्योंकि कोर्ट का मैटर है तो लंबा जाएगा। तो उस बीच में जब चाहेंगे, जब आपके पास पैसे हों तो इनके पैसे लेकर के आप एडवोकेट के माध्यम से, हमारे पैनल पे जो एडवोकेट है उनके माध्यम से आप उनको सेटलमेंट करके उसको क्लोज करा दीजिए। बहुत डरने की बात नहीं है। आपको एडवोकेट चाहिए, मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करवा दूंगा। आप अपना डिटेल सब डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे व्हाट्सएप पे आप हमें भेजेंगे, हम आपके अपने पैनल के एडवोकेट को आपका नंबर दे दूंगा, आपसे उनकी बात करवा दूंगा, उनको नंबर दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट बात कर लीजिए। उसके बाद क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सम्मन की कॉपी वगैरह जो भी हो, उनको व्हाट्सएप भेज दीजिए। आपके पूरे डॉक्यूमेंट रेडी रहेंगे ताकि सेम डे जाइए और आपके पेपर कंप्लीट रहे, आपको बेल हो जाए। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत, क्योंकि बहुत बड़ा जघन अपराध नहीं है, सेम डे बेल होगी। जिस दिन आप पहुँचते सेम डे बेल हो जाएगी। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन हो, किसी प्रकार का नोटिस हो, आप हमें भेज दीजिए। हमारी टीम आपको नोटिस का रिप्लाई बना करके, आगे का प्रोसेस करके और हमसे कांटेक्ट कराने के लिए जो प्रोसेस होगा वो सब किया जाएगा। और रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, ये सब नोटिसों का जवाब देना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, अगर आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को अवगत कराने के लिए लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। ये आपका राइट है, आपका अधिकार है। RBI की गाइडलाइन है, RBI गाइडलाइन में है कि अगर आपने नहीं दिया, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी भी विषम परिस्थिति के कारण नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो उसलिए कंपनी को अवगत कराना जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हैं। अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं हैं तो आप रिटर्न में एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, जिससे आपका बचाव हो जाए कि मैं एक जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, ये विषम परिस्थिति है, ये कंडीशन, इसलिए मैं आज लोन की EMI नहीं पे कर पा रहा हूं। और जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे
एडवोकेट के स्टैम्प होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, चैम्बर नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। इतने नंबर लेटर पे होने चाहिए, उसके बाद ही आपके लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को भेजा जाएगा। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, 13(2) का नोटिस हो, 13(4) का नोटिस हो, या डीएम साहब का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का, या फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का, या NIF चेक बाउंस का, किसी प्रकार का नोटिस हो, सेम डे बेल हो जाएगी। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो आप हमसे डायरेक्ट, हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चाहें तो आप हमसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, वाराणसी में, जहां चाहेंगे वहां पे आपसे मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर हमसे पर्सनली डिटेल में हमारा नंबर है, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। अब मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।